दबाते नहीं हो। और मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कुछ कंडीशंस दिखाई थी। एक तो बताया था एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 ऐसे ही था ना अपने पास। और साथ में कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी नोट की थी, क्या x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इज इक्वल टू 0। तो आज इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ले रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5 और आज ये 5 6 7 8, ठीक है। तो अब जरा देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट नंबर 1। अच्छा, अब 5 में 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं, सब में एरिया फाइंड आउट करो। डिटरमिनेंट अब सबको आ गया सॉल्व करना, मुझे नहीं लगता है कि किसी को डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन नहीं आता है ना सबको। तो मेरे पास पहले पार्ट में बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल whose vertices are 4 pi 0 7 -1 and 1। अब जरा देखें, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, लेट x1 y1 is equivalent to, और पहला कोऑर्डिनेट क्या बोला है आपको, 4, 5। x2 y2 is equivalent to, और ये हमारे पास किसके इक्वल है, 0 7। एंड थर्ड वर्टाइसेस x3, y3 is equivalent to, और ये अपने पास क्या है यहाँ पर, -1 एंड 1। अब मुझे एरिया बताना है, ठीक है। अब जरा बोर्ड पे ध्यान दें। नेक्स्ट बी नो एरिया ए इज इक्वल टू 1/2 डिटर्मिनेंट x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, यही है ना हमारा। अब वापस इज इक्वल टू 1/2 डिटर्मिनेंट का साइन x1 x2 और x3 ना, ये बात समझ में आ रहा है। क्या लिख रहे हैं, 4 0। अब y1 y2 और y3 5 7, और इधर तो है ही क्या, किसी को वैल्यू क्या रिप्लेस हो रहा है, समझ में आया, क्लियर है। अब एज यूजुअल हमने हमेशा बोला है यूनिफॉर्मिटी रखनी है, तो एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू 1/2 ऐसा चल रहा है ना बात, तो इससे जो भी एक्सपेंशन है ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। 1/2 ब्रैकेट, अब इधर क्या है, 4 के साथ माइनर 7 बन जा, माइनस कैंसल, 0 into 1 -1 into 1, तो आपको मालूम है ना माइनस बीच में आता है, +1 कैंसल, 0 बन जा, और ये क्या, तो जब भी माइनस आए ब्रैकेट मार्क करो, बात समझ में आ रही। अब अगर हम देखें तो हमारे पास 1/2 7 -1 6 4 जा, माइनस 1 into 5, बार माइनस है ना, फिर -7 बन जा, किसी को डाउट, 24 + 7 31, 31 में से 5 लेस किया तो 1/2 into 26 is equal to 13 स्क्वायर यूनिट्स। एक बात आपको मालूम है, जब भी एरिया लिखते हैं तो स्क्वायर यूनिट कंपलसरी, वॉल्यूम लिखते हैं तो क्यूबिक यूनिट। आई बात समझ में। आप अगर स्क्वायर यूनिट नहीं लिखते तो वहां पे ही टीचर आपका स्कोर कट कर सकता है, आंसर सही होने दो चाहे। किसी को डाउट, पैटर्न समझ में आ रहा है। डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन सबको आता है, मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट 2 पार्ट मुझे बताने की जरूरत है, मुझे लगता है, आपको लगता हो तो पूछ सकते कर लोगे, ठीक है। अबे क्या किधर, ये अबे ये तो पहले लेक्चर से चल रहा है, तुझे जैसा आता वैसा तो आता है ना, हाँ तो वैसे ही कर। मैं शॉर्टकट मारूं, देख
4 था ना ये, 4 का रो और कॉलम जोड़ देते हैं, ये लिखते थे ना हम लोग, तो मैंने वो गायब कर दिया। 7 बन जा, 1 बन जा, और बीच में छुट्टी मत करा कर। वैसे मुझे लग रहा है आधे लोग तो लगता है कोंकण वगैरह भाग गए हैं सब गणपति लेने। हाँ आज क्या है, आज जाएंगे, फिर भी आज बहुत सारे स्टूडेंट एब्सेंट है, ये तो फिर भी ठीक है। वो क्यू बैच में तो सारे बॉयज एब्सेंट, सिर्फ 3-4 बॉयज हैं उधर। हाँ आप 4-5 को किसके इक्वल बता रहे हो, तो हम कभी इक्वल नहीं लिखते, मतलब मैं ये नहीं लिखता x1 y1 इक्वल टू 4, 5, ये नहीं लिखते। आई बात समझ में, उसका मीनिंग अलग है। यहां पर क्या है, x1 इज 4 एंड y1 इज 5, तो इक्वल टू नहीं लगाते, तो 3 इक्वल के साइन मार्क कर लेते कि x1 y1 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। वो नहीं लिखते भाई मैथमेटिक्स, वो छोटे स्टैंडर्ड पे लिखता, इधर लिखोगे सब रॉन्ग कर देंगे। आई बस में लोअर स्टैंडर्ड में टीचर नहीं बताना चाहते कि आपको क्या करना है, बस वो इक्वल लिखते हैं, इक्वल होता ही नहीं एक्चुअली। आप 4-5 को x1 y1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये इसका मीनिंग। और वहां पे क्या कह रहे हैं, अब अगर कुछ और होगा तो उसका मीनिंग बदल जाएगा। ऑर्डर्ड पेयर है वो, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर में आपको बता चुका हूं, वहां इक्वल टू का ही साइन था, अगर आप देखो मैंने ऐसा कराया आपको सब। अब ये मत पूछना कहां कराया, चैप्टर नंबर 1। हाँ तो फिर वहां पर इक्वल है कि आप इन दोनों के इक्वल करोगे, यहां पर इक्वल टर्म यूज नहीं करना है। इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट पॉइंट। 4-5 is represented by x1 and y1, 0-7 is represented by इस तरह से। आई बात समझ में, इक्वल नहीं मार्क करना। नहीं होमवर्क मैं पूछूंगा कैसे नेक्स्ट सेक्शन में आके होमवर्क किया कि नहीं। सब लोग पहले से डिसाइडेड कल छुट्टी है, इसलिए आज से छुट्टी चालू है। पूरा 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 एकेडमिक का छुट्टी कर। चलो बस बस बस, छुट्टी डिस्कस नहीं करना है। अभी हम नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। इसके दोनों पार्ट जो बचे हुए हैं वो आप इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। हो गया कंप्लीट? सब छुट्टी के बारे में सोचे थे, इसे लिखना ही बंद करते हैं, आप लिखना। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6, जरा ध्यान से पढ़। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टाइसेस a k3 b -5 7 and c -1 4 is 4 स्क्वायर यूनिट। यानी कि इस बार a का वैल्यू आपको दे दिया है और बीच में एक अननोन क्या रखा है k, वो फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तो आपके पास एरिया गिवन है और हम क्या कर रहे हैं, यहां पर k फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, x1 y1, दूसरा x2 और तीसरा x3 y3। तो अब ऐसे ही यहां पर अभी हो गया सबका कंप्लीट। देखो हियर x1 y1 इज इक्विवेलेंट टू, जैसा दिया है या बोर्ड पे लिखा है मैंने, लेट x1 y1, और ये किसके इक्विवेलेंट चल रहा है अपने पास, पॉइंट है k, 3, x2 y2 is -5, 7 and c is
minus 1 4. We have A is equal to 4 square units. ये आपको गिवन था. नेक्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. A is equal to 1 by 2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1. हो गया क्या? इतना पहुंचा आपका सॉल्यूशन. ए का वैल्यू क्या रिप्लेस करोगे? 4 1 by 2 विद इन डिटर्मिनेंट या विद इन लाइन्स क्या लिख रहे हैं? पहला के -5 -1. नेक्स्ट कॉलम बोलो 3 7 4 एंड लास्ट कॉलम इज 1 1 1. लिखना भी है. तो हो गया. अब ये जो 2 अपोजिट है 4 के, अगर इसको हम राइट या लेफ्ट में क्रॉस करेंगे इधर से तो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, यानी मल्टीप्लीकेशन आएगा. तो देयरफॉर 4 into 2 is equal to नहीं 8 तो मैं कर लूंगा के. अब इसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या होगा? 7 बन जा और -4 बन जा 4. फिर कौन सा साइन? -3 कैंसल. -5 into 1 -5 -1 into 1 ब्रैकेट क्लोज. फिर क्या? +1 -5 into 4 -20. फिर माइनस साइन आएगा, लेकिन -1 into 1 -7 7 से मल्टीप्लाई. चलो अब इसे जरा सिंप्लीफाई कर लो और आपको के का वैल्यू मिल जाएगा. ऑलमोस्ट खत्म हो गया क्वेश्चन. 8 7 -4 3 और बाहर क्या है? के 3k -5 -1 बोलो क्या आएगा? पक्का ना? -4 और -4 into -3 वापस रिपीट कर. -4 into -3 +12. जो पहले माइनस बोले थे वो अभी प्लस, और जो पहले बोले थे माइनस. -5 माइनस माइनस प्लस -5 + 1 -4 into -3. तो माइनस माइनस प्लस 3 4 जा. आगे लिखूं क्या? -20 -7 -, और into 1 -30. 12 - 30 -1. तुम लोग रो रहे हो क्या? 3k -1 और 1 अपोजिट शिफ्ट हो जाएगा तो 9 लिख दूं क्या डायरेक्ट? कुछ तो है. k is equal to 9/3. तो k is equal to 3. किसने? बुक में? मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा, उसको एक ही करते जो आ रहा है अपने पास.
बाकी दो आंसर तब आएंगे जब के का क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। के का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं सकता। ठीक है, तो उसको क्या करना है, हाँ अगर क्वेश्चन में देख लो कुछ और पूरा तो नहीं है, बस वही कहा उसने, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो कोई मतलब ही नहीं उठता दो आंसर का किसी भी तरीके से। के का दो वैल्यू तभी मिलेगा जब के का क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो दो फैक्टर्स के साथ दो वैल्यूज आएंगी। यहाँ पे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लीनियर इक्वेशन। हो गया कंप्लीट? कुछ सोच रहे हैं इसका? हाँ, तो कुछ भी अभी नहीं कहीं पता होगा। हो गया ना कंप्लीट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल whose vertices are। चलो जरा स्टार्ट करो। ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया आपने फाइंड आउट करना है और मैंने फॉर्मूला नहीं बताया, फिर भी आपने करना है। तो जरा देखता हूं मैं क्या करता हूं। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल whose vertices are a -3 1, b -2 -2, c 4 1 and d 2 3। बेटा बातें नहीं करो, फिर मैं बिना बात के नो पनिशमेंट दूंगा। फॉर्मूला मैंने नहीं बताया, मैंने खुद कहा ना मैंने फॉर्मूला बताया ही नहीं, लेकिन फिर भी आपने सॉल्व करना। अब देखो क्या फॉर्मूला होता है, बुक पे नहीं ढूंढना है, और जो बुक पे ढूंढ रहे हैं ना उनको बोर्ड पे बुला के सॉल्व करा। एक काम करो, टेक्स्ट बुक बंद करो और मैं यहाँ क्वेश्चन मैं लिखता हूँ ना, पॉइंट्स में लिख ए -3 1, फिर b -2 -2, c 4 1 and d 2 3। मैं भी बंद कर। कोई भी एक दूसरे को सॉल्यूशन बता के उसे और कंफ्यूज मत करो, अपने लिए सोचो। अब जरा बोर्ड पे ध्यान, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम सबको आधा मार्क करना है, तो मैंने यहाँ पर प्लस माइनस और इसके ध्यान में रखे कि मुझे मालूम है x में नेगेटिव क्या लिखा है, सिर्फ -2, मैंने -2 तक मार्क। हाँ -3 भी है, तो फिर हम एक और पॉइंट इधर मार्क कर लेंगे, और क्या -3। y के लिए देखें तो क्या है -2 मोस्ट नेगेटिव, बाकी अपने पास सारे 2 3 4 के अंदर में आ रहे हैं। अब पहला पॉइंट क्या है, -3, -1, तो ये तो सबको मालूम है, ये पॉइंट आ जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, -2, यहां पर आ जाएगा ये पॉइंट। फिर क्या है 4 1, x एक्सेस 4, y एक्सेस 1, ये हमने मार्क किया। और नेक्स्ट 2 3, x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 3। अब इनको
ये आपका क्वाड्रिलेटरल जिसका एरिया फाइंड आउट करना है। पहले तो ये बताओ डायग्राम समझ में आ रहा है क्या किया मैंने? तो कभी भी इस तरह का सम आ जाए तो पहले रफ डायग्राम आपने ड्रॉ करके देना है। अब ये वर्टाइसेस क्या थे? -3 1 ये इधर है ना ए, -2 2, फिर 4 1 और लास्ट हमारे पास क्या है? अब मेरे को कहा गया कि आप इसका एरिया फाइंड आउट करें। क्वेश्चन समझना, अगर मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ करूं तो शायद ये मेरे पास दो ट्राइंगल आ गए। पहले का एरिया क्या हो जाएगा और दूसरे का, अगर पूरे का एरिया चाहिए तो दोनों को क्या कर दो प्लस, क्वेश्चन खत्म। यानी कि हम क्या करेंगे, A1 अलग फाइंड आउट करेंगे, A2 फाइंड आउट करेंगे और बाद में दोनों को ऐड करेंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? तो पहले इस तरह से डायग्राम ड्रॉ करो जरा, और प्रॉपर डायग्राम ड्रॉ करना। हो गया क्या डायग्राम ड्रॉ करके? अब आप पहले इसमें इस तरह से बात करेंगे, लेट A1 is the area of the triangle ABC and A2 is the area of the triangle ACD। मतलब ये A1 A2 बताएंगे। Therefore required area of the quadrilateral A is equal to A1 plus A2। फिर A1 अलग से फाइंड आउट करेंगे, A2 अलग से फाइंड आउट करेंगे। यहां तक हो गया सब क्लास ड्रॉ करके। अब नेक्स्ट लाइन में जाके लिखो, लेट A1 is the area of the triangle ABC। Let A1 is the area of the triangle
A B C and A2 is the area of the triangle. A2 is the area of the triangle ACD. पहला ABC है. Let A1 is the area of the triangle. Let A1 is the area of the triangle ABC. Because where and A2 is the area of the triangle ACD. इससे से नोट कर सकते हैं ADC कैसा भी नोट कर लो चलो फर्क नहीं पड़ता. यहां तक आ गया. Therefore, next line. Therefore, required area of quadrilateral ABC पहला A1 और दूसरा ACD हो गया सबके पास. Let required area of quadrilateral और ब्रैकेट में क्या लिख लेना A. Therefore या फिर A is equal डायरेक्ट लिख लो A1 plus A2. A is equal to A1 plus A2. तो therefore required area of quadrilateral A equal to A1 plus A2. यहां पे डाल दो इक्वेशन नंबर 1. Now A1 is equal to 1 upon 2 A B C लिखा था हमने याद है ना. A के कोऑर्डिनेट -3 1 और 1 तो बाद में आता ही अपने पास. फिर B का कोऑर्डिनेट -2 1 और C का कोऑर्डिनेट 4 1 1. अब जरा ध्यान दो इस बार कॉलम की जगह रो वाइज लिखा है क्योंकि कोऑर्डिनेट उसी तरह से मेरे पास तो मैंने ये मार्क कर लिया. यहां तक आ गया. अब एक्सपेंड करना है आपको. एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू R1 ब्रैकेट के अंदर 1/2 -3 -2 into 1 -2 -1 into 1 -1 फिर से माइनस और ऊपर से आ जाएगा 1 कैंसल -2 into 1 -2 और फिर -4 नेक्स्ट +1 कैंसल -2 into 1 -2 और -4 into -2 is equal to -8. सबका सी एक्सपेंशन है. अब अगर हम इसे फाइनली सॉल्व करें 1/2 -2 -1 -3 into -3 ना -2 -4 -6 into -1 +6 माइनस माइनस 8 -2 6 6 बन जा 6 तो 6 + 6 12 12 + 9 21 21/2 21/2 square units. टेन 10.5 नहीं लिख लेना इसे एज इट इज जाने दो फ्रैक्शन में 21/2 स्क्वायर यूनिट्स. यहां तक समझा सबको. अब ऐसे जरा A2 फाइंड आउट कर लो अपने आप. हमने एरिया किसका बताया था A C और D तो पहला A फिर C और फिर D. A2 7 आ रहा है. देखो अगर माइनस भी आ रहा है तो आप A2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे 7 स्क्वायर यूनिट. एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव वो माइनस इग्नोर करना आपने. आई बात समझ में. तो आपने देखो अगर A2 आप सॉल्व कर रहे हो और अगर आपको क्या मिला है -7 तो भी आप क्या लिखोगे A2 इज इक्वल टू 7 स्क्वायर यूनिट.
since ब्रैकेट में लिख देना since area is always positive, तो अगर हम A2 लिखेंगे तो A2 इज इक्वल टू 1/2 और अब ये हमारे पास था ACD यानी कि -3 1 1 C का कोऑर्डिनेट 4 1 1 और D का कोऑर्डिनेट 2 3 1। इसका वन बाई टू विद इन ब्रैकेट -3 कैंसल 1 into 1 1 -3 -1 कैंसल 4 -2 +1 कैंसल 12 -2 ब्रैकेट क्लोज। ये आ रहा है ना एक्सपेंशन। और अब अगर आप देखें तो 1/2 1 - 3 बोलो क्या आएगा? अरे मैं कुछ पूछ रहा हूँ। -2 into -3 6 4 -2 2 into -1 12 - 2 10 1 जा, अरे तो प्लस में आ रहा है 1/2 into 14 आया ना। और यहाँ पर 7 स्क्वायर यूनिट, तो ये अपने पास A2 और जिसका माइनस आ रहा है वो टेंशन में तो वो प्लस करके लिखो, क्योंकि कैसा होता है ना यहाँ पर अगर आपने वर्टाइसेस चेंज किए, जैसे मैंने क्या बताया ACD, किसी ने अगर ADC लिखा होगा तो वो माइनस में आएगा, बट एरिया इज ऑलवेज तो उसको प्लस कर लेना है। आई बात समझ में? उससे कंफ्यूज नहीं होना है कि माइनस आया और इधर प्लस आ रहा है। और ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है, इफ वी इंटरचेंज एनी टू रो और कॉलम देन वैल्यू रिमेन सेम बट देयर साइन अल्टर। वैल्यू तो वही आएगा लेकिन उसका साइन क्या हो जाएगा? देखो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा प्लस में आ रहा है, जिसने एडीसी लिया उसको किसमें मिल रहा है? माइनस। क्यों? क्योंकि उसके ये दो रो इंटरचेंज होके आ रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टीज अभी जस्ट इसके बाद वही स्टार्ट करना है मुझे, डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी। यहां तक पहुंचा A2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 A इज इक्वल टू क्या लिखा था? A1 प्लस A2 ना, तो 21/2 प्लस 7 ऐड करो। नहीं होने के ऐड करके मुझे ही बताना है। 35/2 स्क्वायर यूनिट, 2 7 जा 14। तो अगर अभी कभी आपको क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करना, समझ में आ रहा है क्या करना है? तो उसको पहले ड्रॉ कर लेना है और उसको दो ट्राइंगल में ब्रेक कर लेना। और आप कैसे भी ब्रेक कर सकते हो, मैंने ये लाइन ड्रॉ किया था, आप ऐसा मार्क कर लो, बाद में आंसर फाइनली वही आएगा। आप कहीं से भी मार्क करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। तो ये था हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 था, हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8, Question number 8. By using determinant, show that following points are collinear. क्या करेंगे हम? फाइंड करेंगे और 0 आया तो कौन सा डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे? अभी ये तो ऐसा तो सारे डिटरमिनेंट, कौन सा डिटरमिनेंट? कौन सा? डी। टर्म में बताना भाई, सारे डिटरमिनेंट डी है।
मैंने शायद कहीं कंडीशन लिखा है x1 x2 x3 y1 1 इज इक्वल टू 0। अब तू ऐसा बोलेगा डिटरमिनेंट 0 बताएगा, अब कौन सा डिटरमिनेंट ये तो बताना पड़ेगा, समझा क्या? तो किधर आज गड़बड़ होगी, तेरी पूरी साइकिल ना उल्टी सीधी घूमेगी, ठीक है ना? ऋग्वेद है ना जरा, डर जाएगा ना इसका। तो आप करना क्या है जरा देखिए, तो आपको यहां पर शो करना है पॉइंट्स आर कोलिनियर। पहला ऐसा लिखो, लेट x1 y1 इक्विवेलेंट, जैसा हम लोग लिखते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। बताओ जरा उसको मार्क करके, पहले पॉइंट्स को रिप्रेजेंटेशन दे दो, x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। तो x1 y1 is, और ये क्या है अपने पास यहाँ पर 5,0, x2 y2 is, और ये क्या है हमारे पास 10, -3, एंड लास्ट x3 y3 is -5, 6। देखा? जब टाइम देख रहे ना, उनको 2 घंटा एक्स्ट्रा बैठना पड़ेगा। इतना हुआ लिख के। नेक्स्ट, if given points are collinear, if given points are collinear, then we have, if given points are collinear, then we have, ये मैंने कल कंडीशन लिखा था, इज इक्वल टू 0। if points are collinear लिखा, then we have, अब ये डिटरमिनेंट लिखना है आपने, then we have, आ गया सबके पास? अब इसके बाद आप ऐसा मार्क करो, नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू x1 x2 x3 y1 y2 y3। अब इसका वैल्यू फाइंड आउट करो, यहां पर पॉइंट्स रिप्लेस करके, और देखो 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इक्वल टू 0 आ गया, देखो राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब therefore given points are collinear। किसने लिखा है? अबे सब कैसे लिखेंगे, कंडीशन तो ये लिखवाई है मैंने ऊपर ही, कल ही बताया मैंने कंडीशन। आप कहां से लिख के बैठे हो? आप तो क्रॉस होके 0 के साथ, मैंने कल बताया था ना कहां शिफ्ट होगा। मैं इसीलिए तो एक दूसरे का ना सॉल्यूशन बिल्कुल भी देख, मैं इधर बता रहा हूँ, कुछ कंफ्यूजन है मुझे पूछ लो तो ज्यादा इजियर हो जाए। एक्सपेंशन भी क्यों देखने की जरूरत है, अभी खत्म हो रहा है फिर भी एक्सपेंशन अभी भी टैली करना है अपने को, चल रही। तू भी हाफ लिख के बैठा, किधर हाफ है?
तुम लोगों के लिए ना एक क्लास में ना एक मजबूत डंडा वंडा रखना चाहिए इधर। वो पीवीसी का पाइप आता ना, वो एक लेके आता मेरी सोसाइटी बहुत बड़ा, उसी से पीटोगे तब जाके सुधरोगे। अरे कितने इतना बड़ा बड़ा लिखा है, मुझे नहीं दिख रहा मेरे को कहा मैंने हाफ लिखा है, कंडीशन लिखवा के चल रहा हूँ फिर भी हाफ आ रहा है। और ना मुझे दिखा, मैं जब यहाँ से लिख लूंगा ना, आप लोगों का लेक्चर सुनेगा, मैं सबका नोटबुक देखूंगा, जितने भी हाफ जिसने जिसने लगाए ना सब पे लोग इधर से निकलते। मैं कुछ बता रहा हूँ, तुम लोग अपनी दुनिया में पता नहीं कहाँ खोए हुए हो। is equal to RHS, यानी कि 0। तो therefore given points are collinear। next final statement लिखो, therefore given points are collinear, therefore given points are collinear। खत्म हो गया कुछ? अरे ऋतिका और ये हिमांशी जरा इधर क्या है, को बता दो। चलो हो गया क्या? अब इसमें एक लास्ट जो हमारे पास क्वेश्चन वापस वर्बल फॉर्म में है, वो बहुत रेयरली कभी पूछते हैं। The sum of three number is 15. If the second number is subtracted from the sum of the first and third number, then we get 5. When the third number is subtracted from the sum of twice of the first number and the second number, then we get 4. Find the three numbers। और हमको 3 नंबर फाइंड आउट करने हैं। एक बार सब लोग पढ़ लो क्वेश्चन, क्योंकि मैं आपसे पूछने वाला हूँ इक्वेशन का जनरेट होगा। प्रॉपर ठीक से रीड करना, मैं नहीं बताऊंगा, और उसके बाद क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। जल्दी जल्दी इक्वेशन पढ़ो। बेटा एक काम करेगी, उधर जाके पूछो। मतलब मेरा इधर टॉपिक खत्म हो रहा है, बस 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 हो गया। अब जिन जिन को मैं खड़ा कर रहा हूं और 3 इक्वेशन जनरेट होनी है, तो 3 इक्वेशन 3 लोगों को मैं खड़ा कर रहा हूं, वो मुझे बताएंगे, और बाकी लोग जरा ध्यान से सुनना। मैं इस तरह से स्टार्ट करूंगा, लेट द नंबर्स आर x, y and z। लेट द नंबर्स आर x, y and z। चलो हो गया इतना लिख के। अब पहला इक्वेशन, फर्स्ट कंडीशन पढ़ो जरा। The sum of the three number is 15। तो पहला इक्वेशन क्या होना चाहिए? एक तो खत्म हो गया, लिख लो। Therefore x plus y plus z is equal to 15। वन। अब दूसरा कंडीशन प्रॉपरली पढ़ना। If the second number is subtracted from the sum of first and third number, then we get 5. If second number is subtracted from the sum of first and third, then we get 5.
तो इक्वेशन क्या होगा? If second number is subtracted from, जो subtracted from वो बाद में आएगा, किसमें से? From the sum of first and third. तो sum of first and third. Second is subtracted from that, यानी कि x plus z minus y और is equal to y. ये समझा? अब ऑर्डर में लिखते हैं, कभी भी इक्वेशन लिखते हैं तो पहला x आ गया, बाद में माइनस का और फिर प्लस का z। तो इक्वेशन क्या बना अपना? x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5। वरना आप क्रैमर रूल अप्लाई करते हुए गड़बड़ कर दोगे। तो x y z प्रॉपर पोजीशन पे, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इक्वेशन नंबर 2 यानी कि नोट करके, कोई डाउट किसी को इस पे? थर्ड कंडीशन पढ़ो जरा। थर्ड कंडीशन क्या बोला है? व्हेन थर्ड नंबर इज सब्ट्रैक्टेड। इस बार तीसरा माइनस करना है, किसमें से? सम ऑफ, सॉरी, इसके बाद ये बोला है द थर्ड नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ, किसका सम? ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट नंबर एंड, तो ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट नंबर क्या होगा? 2x प्लस सेकंड नंबर फिर y। अरे उसने ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड बोला है, दोनों का ट्वाइस नहीं बोला है। तो 2x प्लस y माइनस z इज इक्वल टू 4। ये तीसरा इक्वेशन है। क्वेश्चन पढ़ो जरा, प्रॉपर पढ़ो। थर्ड कंडीशन बुक में बिना पढ़े क्वेश्चन नहीं समझेगा। व्हेन द थर्ड नंबर इज सब्ट्रैक्टेड, तो तीसरा नंबर कौन सा है? z, वो माइनस में है यानी माइनस z। बात समझ रहा है? किसमें से? फ्रॉम द सम ऑफ, सम किसका है? ट्वाइस द फर्स्ट, तो फर्स्ट का ट्वाइस 2x एंड सेकंड, सेकंड क्या है? तो 2x प्लस y, दोनों का ट्वाइस मत करना। तो 2x प्लस y माइनस z इज इक्वल टू 4। अब ये तीन इक्वेशन जनरेट हो गई। अब इन तीनों को आपने क्या करना है? क्रैमर रूल से सॉल्व करना है, जैसा हमने लिखा था d, dx, dy एंड dz। x इक्वल टू dx अपॉन d, y इज इक्वल टू dy अपॉन d एंड z इज इक्वल टू, बात समझ में आ रहा है? अब ये जो तीन इक्वेशन है ना, ये थोड़ा सा इम्प्रॉपर है क्योंकि बीच में एक एक्स्ट्रा लाइन है ना अपने पास। तो और करके इसको इंप्रूव करके ऐसा लिख लेंगे तो आपके पास सिस्टमैटिक पैटर्न आएगा। और क्या लिख सकते हैं? x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, पहला शायद 5 था, 15, और फिर नेक्स्ट हमने बताया था x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5। फिर नेक्स्ट था 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू, अब क्रैमर रूल इसके नीचे से स्टार्ट कर दो। अभी मालूम है ना क्या क्या करना है? d, dx, dy, dz। समझ में आ रहा है क्या? इसके आगे कंप्लीट लिख लो, यानी कि आपने खुद से सॉल्व करना।